बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बीवी रोज़ाना के लाखों रुपए कमा रही थी। बीवी ने छत पर बने कमरे को क्लिनिक बना लिया, जहां वो बांझ औरतों का ऐसा शर्तिया इलाज करती कि वो जल्द ही हामला हो जाती, और मेरी ड्यूटी सीढ़ियों के पास लगा दी और मुझे सख्ती से मना किया कि ऊपर छत पर नहीं आना। ऊपर छत पर सिर्फ वही औरतें जाती जिन्होंने बुर्का पहन रखा होता। एक दिन मुझे बीवी पर शक हुआ तो मैं बुर्का पहनकर अंदर गया तो मेरी रूह लर्ज गई ये देखकर अंदर तो बीवी, क्योंकि हमारी छत पर बने क्लिनिक की धूम दूर तक जा पहुंची थी। मेरी बीवी सारा दिन छत पर बैठी बांझ औरतों का मुआयना करती रहती थी। मैं काउंटर पर खड़ा होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता था। मेरी बीवी फरत मुझे भी अच्छी खासी तनख्वाह देती थी। जिंदगी में बड़ा सुकून था। हम दोनों मियाँ बीवी दोनों हाथों से पैसा कमा रहे थे। मैं आज फिर काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था जब एक मर्द और औरत मेरे पास आए और फरत से मिलने की इजाज़त मांगने लगे थे। मैंने उस औरत को फरत के क्लिनिक में दाखिल हो जाने दिया था, जबकि उसके शौहर को सीढ़ियों के पास पड़े सोफे पर बैठने को बोला था, लेकिन वो क्लिनिक में जाने की जिद करने लगा। मैंने उस मर्द से कहा, भाई ऊपर क्लिनिक में सिर्फ आपकी जोजा ही नहीं गई, और भी बहुत सारी खवातीन मौजूद हैं। हमारे यहाँ इलाज मुकम्मल राजदारी से होता है, इसलिए मैं आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। फिर मुझे इलाज के लिए आपका ब्लड ग्रुप भी चाहिए, इसलिए आप इधर ही तशरीफ रखें। वो आदमी मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गया। उसकी बीवी क्लिनिक के अंदर दाखिल हो चुकी थी। उसे क्लिनिक में दाखिल हुए आधा घंटा ही हुआ होगा जब दो बुर्का पोश औरतें मुझसे क्लिनिक जाने की इजाजत मांगने लगी थी। मैंने उन्हें भी इजाजत दे दी। यूं 2 घंटों के बाद उस औरत का शौहर उकता गया था। वो बोला, और कितनी देर है? मैंने कंधे उचकाकर कहा, कुछ कह नहीं सकता, मुझे क्लिनिक में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। वो मर्द बस सब्र करके बैठा रहा। कुछ ही लम्हों के बाद उसकी बीवी बाहर आ गई। मैंने गौर से उस औरत के चेहरे को देखा था। वहाँ उम्मीद के दीपक रोशन हो चुके थे। मैंने जल्दी से उस औरत के हाथ की जानिब देखा। उसने कोई दवा वगैरह नहीं पकड़ी हुई थी। वो मियाँ बीवी जब हमारे घर से निकल गए तो बुर्का पोश औरतें भी बाहर चली गई थी। फिर कुछ देर बाद फरत भी क्लिनिक से निकल आई थी। उसने चेहरे से मास्क उतारा और हाथों से दस्ताने उतार कर कचरेदान में फेंक दिए। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। मैं फरत का जायजा ले रहा था। वो काफी अच्छे मूड में लग रही थी। आखिरकार मैंने वो सवाल करने की ठानी जो मुझे अक्सर परेशान किया रखता था। मैं बोला, फरत तुम औरतों का इलाज कैसे करती हो? ना तुम पढ़ी लिखी हो और ना ही कोई दाई हो, फिर तुम्हारी इतनी मशहूरी कैसे हो गई? हर जगह तुम्हारा ही चर्चा है। फरत हंसकर बोली, जरूरत इजाद की माँ है। मुझे मेरी जरूरत ने इस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। मेरी वजह से कितनी औरतों के घर टूटने से बच गए हैं। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया था। न जाने फरत मुझसे इस कदर राजदारी क्यों बरतती थी। मैं उसका शौहर था, कम से कम उसे मुझसे तो ये शेयर कर लेना चाहिए था ना। पहले पहल तो मुझे फरत के किसी कारोबार में कोई दिलचस्पी ना थी। मुझे लगा था कि फरत वक्त गुजारी के लिए ये सब कर रही है, मगर देखते ही देखते कमाल ही हो गया था। फक्त 7 माह के अंदर अंदर फरत के क्लिनिक की धूम दूर तक जा पहुंची थी। कुछ औरतें ऐसे ऐसे शहरों और कस्बों से इलाज करवाने आती थी जिनका हमने पहले कभी भी नाम न सुना था। दरअसल भांजपन ऐसा मर्ज है जो हर तीसरे चौथे घर में फैला हुआ है। अक्सर तो ऐसा भी होता है कि औरतें भांज होती भी नहीं, बस कुदरत की तरफ से ही देर होती है। मगर इन औरतों के ससुराल वाले उनका जीना हराम किए बैठे होते हैं। जब फरत ने अपना क्लिनिक खोला, उसके पास पूरे 7 माह में फक्त 2 औरतें इलाज करवाने आई थी। अल्लाह की करनी इन दोनों औरतों के यहाँ औलाद पैदा हो गई थी। फिर इसके बाद हर जगह फरत के क्लिनिक की बातें होने लगी। अब तो एक दिन में 20-20 औरतें अपना इलाज करवाने आती थी। फरत से अकेले ये सब संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने सीढ़ियों के पास ही मुझे काउंटर बनवा दिया था। फिर उसने मेरी तनख्वाह भी लगा दी थी। हमारे घर में दौलत की रेल पेल हो गई थी। मेरे बच्चे आला स्कूलों में पढ़ने लगे थे। उन्होंने बेहतरीन लिबास पहनना शुरू कर दिया। फरत इनको तरह तरह के खाने खिलाती। पहले तो 2 वक्त की रोटी को भी तरस जाते थे। अब मैंने भी फरत के कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। अब मैं हर चीज
चीज पर गहरी नजर रखता था। मसला ये होता था कि औरत इलाज के लिए आती तो कुछ ही लम्हों बाद कुछ बुर्कापोश खवातीन भी आ जाती थी। इलाज का अमल 4-5 घंटों पर मुश्तमिल होता था। मैंने कई बार फरत से इलाज का तरीकाकार पूछा, मगर वो हर बार मेरी बात को टाल देती। फरत का क्लिनिक मेरे लिए एक ऐसी जगह बन चुका था जिसमें मेरा दाखिला ममनू था। मुझे ये बात तो समझ आती थी कि मैं मरीजों की मौजूदगी में इस क्लिनिक में दाखिल नहीं हो सकता था, मगर जब वो खाली पड़ा होता था तब भी वहाँ जाने की पाबंदी मुझे कुछ अजीब लगती थी। खैर, मैं अपने जहन से ऐसे ख्यालात को झटक देता था। मुझे वो वक्त याद आ जाता था जब मैं बिल्कुल ही बेकार था। घर में 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़े होते थे। फरत मुझे सारा दिन निकम्मे होने के ताने देती न थकती थी, जो मैं एक कान से सुनकर निकाल देता था। वो कभी प्यार से समझाती तो कभी लड़ झगड़ कर मेरा घर छोड़कर अपने मायके जा बसती थी। मैं तो शादी से पहले भी निकम्मा ही था। कोई काम काज तो करना न था। अम्मा ने मेरी शादी करवा दी ताकि मुझ पर बोझ पड़ जाए और मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा, मगर शादी और 4 बच्चों का बोझ भी मुझे राह रास्त पर ना ला सका। पहले तो फरत कुछ ना कहती, रूखी सूखी खाकर सबर शुक्र करती, मगर जब बच्चे बड़े होने लगे और तरह तरह की फरमाइशें करने लगे तो वो अखड़ मिजाज हो गई। फिर जब बच्चों पर फाकों की नौबत आ गई तो वो किसी से कहलवा कर मुझे काम पर रखवा देती। मेरी सुस्ती देखकर मालिक मुझे बहुत जल्द फारिग कर देता। फरत ने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली कि घर छोड़कर चली गई, तलाक तक की धमकी दे डाली। मैं 4 दिन चुस्ती से काम करता तो 5वें दिन सुस्ती मुझे फिर से अपने हिसार में जकड़ लेती थी। अब मेरी बीवी फरत कुछ दिनों से परेशान रहती थी। उसकी परेशानी की वजह बहुत वाजिया थी। मैं 5वीं बार भी मुलाजमत से निकाला जा चुका था। मेरे 4 बच्चे थे। बच्चों की भी जरूरियात होती है और आमदन का कोई भी जरिया ना था। फरत एक दिन मेरे पास आई और बोली, जफर, मैं छत पर बने कमरे को अपना क्लिनिक बनाना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात हंसकर टाल दी। उसने 1-2 बार फिर से क्लिनिक बनाने की बात की तो मैं खामोश ना रह पाया। मैं बोला, किस चीज के लिए बनाओगी? ना तो तुम पढ़ी लिखी हो और ना ही कोई काम धंधा जानती हो। वो बोली, तुम फिक्र ना करो, तुम जैसे बेकार मर्द के साथ रहने वाली औरत 100 तरीके सोच लेती है। मैंने लापरवाही से कंधे उचक दिए थे कि जो मन में आए करो। फिर उसने मेरी मदद के बगैर ही अपना क्लिनिक सेट कर लिया। वो बोली कि मैं बांझ औरतों का इलाज करूंगी। मैं उसका मजाक उड़ाता रहा, मगर वो अपनी बात की पक्की निकली। आज वो अपनी मेहनत के बलबूते पर वो सब कुछ हासिल करने में कामयाब हो चुकी है जिसकी वो तमन्ना किया करती थी। अब उसके काम का तरीकाकार जानने की ख्वाहिश तो दिल में सर उठाती थी, मगर फिर ये सोच कर चुप हो जाता था कि चलो, वो जो कुछ भी कर रही है करती रहे, कम से कम हमारी रोजी रोटी तो लगी हुई है। मेरे वालिदैन तो अब वफात पा चुके थे। मेरी एक ही बहन थी जिसकी शादी को 15 साल हो चुके थे। पहले तो वो मुझे एक निकम्मा इंसान समझती थी, इसलिए उसने अपने मसाइल मुझसे शेयर नहीं किए थे। अब जब मेरा और फरत का कारोबार चल पड़ा था तो उसे भी जरा आसरा मिल गया। उसका मायका मजबूत हो गया। अब वो अपना दुख सुख मुझसे बांट लिया करती थी। आयशा ने मुझे बताया कि उसका शोहर औलाद ना होने की वजह से उससे उखड़ा उखड़ा सा रहता है। उसकी सास भी अपने बेटे के लिए दूसरी बीवी की तलाश में थी। आयशा का शोहर उसे तलाक देने का सोच बैठा था। 15 साल कम अरसा तो नहीं होता। अब तक तो उसे औलाद हो ही जानी चाहिए थी। आयशा की सास ने उस पर बांझपन का टैग लगा दिया था। मैंने आयशा का मसला फरज से शेयर किया था। मैंने फरज से कहा कि तुम आयशा का केस अपने हाथ में ले लो, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में बहुत शिफा रखी है। फरज ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं चुप कर गया। मैं ये बात पहले दिन से ही जानता था कि फरत आयशा को खास पसंद नहीं करती। उसकी सबसे बड़ी वजह आयशा का गुस्सीलापन था। जब फरत ब्याह कर मेरे घर में आई तब आयशा भी 2 माह के लिए मायके रहने आई हुई थी। तब मेरे वालिदैन भी हयात थे, इसलिए आयशा को अपना पलड़ा भारी महसूस होता था। वो फरत के हर काम में कीड़े निकालती थी। वो कभी कहती कि तुम्हें गोल रोटी नहीं बनानी आती, तो कभी कहती कि तुम अच्छा खाना नहीं बनाती। हमारी शादी को 1 ही हफ्ता हुआ था जब आयशा मेरे पास रोती हुई आई और बोली, भाई आज मुझसे मेरा मायका भी छूट गया है। लोग सच ही कहते हैं कि वालिदैन का घर तब तक अपना होता है जब तक भाभियां ब्याह करना आई हों। आयशा इस कदर रो रही थी कि मेरा दिल भी दुख गया। मैं बोला, आखिर हुआ क्या है? मुझे भी तो कुछ पता चले।
तब आयशा ने बताया कि फरत ने उसके साथ बदतमीजी की है और घर से निकल जाने को कहा है। मुझे एकदम से गुस्सा आया कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरी माँ जैसी बहन के साथ बदतमीजी की। मैंने गुस्से में आकर फरत के रुखसार पर थप्पड़ मार दिया। फरत के दिल से अभी तक इस बात का दुख और गुस्सा नहीं जाता था। मैंने उसे कई बार माफी भी मांगी थी, मगर वो इस वाक्य को भूलने पर आमादा ही नहीं होती थी। फरत का क्लिनिक अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। दौलत की रेल पेल थी और सुख ही सुख था, मगर अब मुझे आयशा की फिक्र रातों को सोने ना देती। दिन ड्यूटी में गुजर जाता था, जबकि रात भी आंखों ही आंखों में कट जाती थी। मैं काउंटर पर खड़ा था जब एक जोड़ा इलाज की खातर आया। शोहर को तो मैंने बाहर ही बिठा लिया था, जबकि औरत को मैंने क्लिनिक के अंदर भेज दिया। अभी आधा घंटा ही गुजरा था जब दो नकाब पोश औरतें क्लिनिक में दाखिल होने की इजाजत मांगने लगी थी। मैंने उनको क्लिनिक में भेज दिया। मैं इन दो औरतों को देखकर हैरान रह गया। ये बुर्का पोश औरतें तकरीबन हर रोज ही क्लिनिक का चक्कर लगाती थी। न जाने इनका मसला अभी तक फरत क्यों नहीं हल कर पाई थी। 3-4 घंटे यूं ही गुजर गए। जब वो औरतें क्लिनिक से निकली, उस औरत के निकलते ही वो नकाब पोश वाली औरतें भी क्लिनिक से निकल आई थी। वो दोनों बहुत तेजी से चल रही थी। जब मेरी नजर एक औरत के पाँव पर पड़ी तो उसने मर्दाना चप्पल पहन रखी थी। मैं जल्दी से उनके पीछे ही लपका। मुझे उस औरत की मर्दाना चप्पल ने तशवीश में मुब्तला कर दिया था। वो दोनों मेरी आवाज पर रुक गई। मैंने जल्दी से बात बनाई। मैं बोला, बहन, आपका मसला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बड़े दिनों से आता देखता हूँ। इन दोनों में से एक औरत बोली, हम दूसरी औरतों के मसले हल करवाने आती हैं। इतना कहकर वो दोनों आगे बढ़ गई थी। अब सारा मामला हल हो चुका था। असल में ये दो औरतें ही दूसरी औरतों का इलाज करती थी और सारा क्रेडिट फरत ने ले रखा था। खैर, जो भी था, मुझे आम से गर्ज थी। मैंने पेड़ गिनकर क्या लेना था। मैं काउंटर पर खड़ा अपनी ड्यूटी निभा रहा था जब मुझे आयशा की कॉल आ गई। मैंने उसकी खैरियत पूछी तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, भैया मेरा घर बचा लो, मेरा शोहर मुझे तलाक दे देगा, तुम किसी तरह अपनी बीवी को मेरा इलाज करने पर रजामंद कर लो। मैंने उसे हौसला देकर फोन बंद कर दिया। इलाज वाली सारी औरतें जा चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा क्लिनिक में जाकर फरत से आयशा के बारे में बात करता हूँ। मैं अपने ही ध्यान में क्लिनिक के दरवाजा खोलकर आगे बढ़ने लगा तो फरत एकदम से चला उठी। वो भागकर मुझ तक आई और मुझे धक्का देकर बाहर ले आई। वो काफी गुस्से में लग रही थी। एक बार जब कहा हुआ है कि क्लिनिक में मर्दों का दाखिला ममनू है तो तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? फरत की इस बदतमीजी पर एक लम्हे के लिए मेरा दिल घायल हो गया था, लेकिन मुझे फरत से काम निकलवाना था, इसलिए मैं मुस्कुराकर क्लिनिक से बाहर निकल आया। फरत भी बाहर आ गई। मैं बोला, फरत, मेरी बहन आयशा का घर टूटने से बचा लो, उसका भी इलाज कर दो। तुम्हें उस काम के लिए दुगनी फीस देने को तैयार हूँ। फरत ने दाएं बाएं सर हिलाकर इनकार कर दिया। वो बोली, आयशा का तो कोई इलाज मेरे पास नहीं है, बस इतना है कि इसे कह दो कि नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह झोली भर देगा। मैं बोला, ये सब बातें तुम उन औरतों को भी कह सकती हो जो तुमसे इलाज करवाने आती हैं। मेरी बहन की बारी तो मेरा भी याद आ गया। फरत बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर मैं आयशा का इलाज नहीं कर पाऊंगी। मैं चुप हो गया। मैंने फरत से कलाम करना भी छोड़ दिया था। मैंने 2-3 दिन उससे बिल्कुल ही बातचीत नहीं की। उसे बिल्कुल मेरी परवाह थी ही नहीं। लोग सच कहते हैं कि जो औरत पैसा कमाने वाली हो जाए वो फिर मर्द को किसी गिनती में नहीं लाती। खैर, कुछ ही दिन गुजरे होंगे जब आयशा सूजे हुए नीले चेहरे के साथ हमारे घर आ गई। उसने बताया कि आज फिर उसके शौहर ने बांझपन का ताना देकर उसे बहुत मारा है और मुझे लगता है कि उसका शौहर उसे तलाक देने वाला है। आयशा फरत के कदमों में बैठ गई, रोकर मुझसे कह रही थी कि भैया फरत को मना लें कि वो इसका इलाज कर दे, मगर फरत का दिल पत्थर का था। वो किसी तरह भी नहीं मान रही थी। मैंने एक बार फिर से फरत को समझाने की कोशिश की। मैंने उसे कहा कि मेरी बहन ने माजी में तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा किया है, इसकी माफी मैं तुमसे मांगता हूँ। मेरी बहन का घर उजड़ने से बचा लो। फरत बोली कि अगर आयशा का शौहर उसे तलाक दे देगा तो हम उसकी दोबारा शादी कर देंगे। मैं बस फरत को देखता ही रह गया और बोला, तुम मेरी बहन की तलाक पर तो रजामंद हो गई हो, मगर उसके इलाज के लिए रजामंद क्यों नहीं हो रही? फरत बोली कि मेरी मजबूरी है, मैं अपने खानदान की किसी भी लड़की का इलाज नहीं कर पाऊंगी। मुझे फरत की बातों ने चौंका दिया, मगर मैं खामोश हो गया था।
फिर कुछ दिनों बाद आयशा तलाक लेकर मेरे घर आ गई। मुझे फरत पर शदीद गुस्सा था, मगर अब मुझे उस पर शक हो गया। मैं हर सूरत राज जानना चाहता था कि उसने आखिर आयशा का इलाज क्यों नहीं किया। आयशा अब फरत से शदीद नफरत करने लगी थी। वो हर वक्त घर में बैठी रोती रहती थी। मुझे कहती, भैया अगर तुम जरा सी भी गैरत रखते हो तो फरत को तलाक देकर घर से निकाल दो। मैं उसे समझाने की कोशिश करता कि खाली गैरत से पेट नहीं भरा करते, मैं तो किसी काम काज का नहीं हूँ, मेरे बच्चे और तुम भूख से मर जाओगे। हर वक्त कड़ी नजर रखी हुई थी। वो एक एक औरत का हिसाब लगाकर बैठी थी। एक दिन मेरे पास आकर बोली, भैया तुमने कभी सोचा है कि फरत ने मेरा इलाज क्यों नहीं किया? मैं बोला, हाँ बहुत बार सोचा है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। आयशा बोली, भैया दाल में कुछ काला है। फरत ने मेरा इलाज फक्त इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके मन में खोट है। उसका काम शफाफ नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे रही है। तुम्हारे तो आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई है, जो तुम हर रोज दो नकाबपोश मर्दों को पहचान ही नहीं पाए। तुमने नहीं देखा जब भी कोई औरत इलाज के लिए आती है तो तुम उसके शौहर को नीचे बिठा देते हो और उसका ग्रुप वगैरह चेक करने के बहाने उस आदमी को मसरूफ कर देते हो। फिर दो बुरके में लिपटी खवातीन आती हैं जो दरअसल औरतें नहीं बल्कि मर्द हैं। फिर वो कमरे में चले जाते हैं। जरूर तुम्हारी बीवी कोई बड़ा खेल खेल रही है। आयशा की बातों पर मैं चौंक गया था। आयशा ने मुझे नया कुछ भी नहीं बताया था। उसने वही बातें की थी जिनके मुतालिक मैं पहले ही शक में था, मगर मैं पैसे की लालच में आकर अपने शक को कुचल देता था। मैंने उससे कहा कि कल जब कोई औरत इलाज करवाने आएगी तो हम दोनों टोपी वाला बुर्का पहनकर क्लिनिक के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तब सारा राज हम पर आफशा हो जाएगा। उसने हामी भर ली। अगले दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा। मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की जिससे फरत को मुझ पर शक होता। फरत अपने क्लिनिक चली गई थी। आधे घंटे तक एक जोड़ा इलाज की गर्द से आ गया। बीवी को मैंने क्लिनिक के अंदर भेज दिया और उसके शौहर को सीढ़ियों के पास पड़े सोफे पर बैठने को कहा। फिर मैं खुद काउंटर छोड़कर नीचे घर में आ गया। मैंने आयशा को इशारा किया तो वो दो बुरके लेकर मेरे सामने आ गई। हमने जल्दी से वो बुरके पहने और फरत के क्लिनिक में दाखिल होने लगे। फरत का क्लिनिक नहायत उम्दा था। वो ड्राइंग रूम की तरह ही लग रहा था। वो औरत जो इलाज की गरज से आई थी वो चुपचाप बैठी थी। फरत की नजर जैसे ही मुझ पर और आयशा पर पड़ी तो वो बोली, नवीद आ गए हो तुम, तो चलो अपना ये केस संभालो। मैंने आयशा को आंखों ही आंखों में देखा था। मैं केस कैसे संभालता, मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं था। फरत बोली, बच्चों वाली फाइल कहाँ है? उस औरत ने बताया कि उसके शौहर का ब्लड ग्रुप ए है। उस औरत का नाम फाइल में लिख लो। ठीक आज से 9 माह बाद ए ब्लड ग्रुप वाला नौजायदा बच्चा उसकी गोद में होना चाहिए। मैंने जल्दी से अपना टोपी वाला बुर्का उतार फेंका। मेरी तकलीद करते हुए आयशा ने भी ऐसा किया था। फरत एकदम से बुखला कर रह गई। उसका रंग फक हो गया था। मैं बोला, फरत आज तुम मुझे अपने इलाज का तरीका बता दो, इसके अलावा मैं एक भी बात सुनना नहीं चाहता। फरत बुखलाई हुई थी। वो बोली, तुम कोई काम नहीं करते थे। गुर्बत ने हमारे घर में डेरे लगाए हुए थे। मैंने अपनी एक सहेली से मशवरा किया तो उसने मुझे बांझ औरतों के इलाज वाला क्लिनिक खोलने का मशवरा दिया। मेरी सहेली आलिया एक NGO चलाती है जहां वो इन बच्चों को अपने पास रखती है जिनके वालिदैन को इनकी जरूरत नहीं होती। कुछ वालिदैन बच्चों को पालके में डाल जाते थे तो कुछ बच्चे कचरे के ढेर पर पड़े रो रहे होते थे। कुछ ऐसी बच्चियां भी होती जो किसी दरिंदे का निशाना बनकर हामला तो हो जाती थी, मगर उन बच्चों को अपने पास नहीं रख पाती, इसलिए वो उसके ऑफिस आकर अपने बच्चे थमा जाते। आलिया ने मुझे बताया कि हमारे माशरे में अगर कोई औरत उम्मीद से नहीं होती तो उसका शौहर बच्चा अडॉप्ट करने की बजाय दूसरी शादी को तरजीह देता है। ऐसे में कई औरतों के घर उजड़ जाते हैं। आलिया ने अपने 2 आदमी मुझे दिए हुए थे। जब भी कोई औरत मेरे पास इलाज की गर्ज से आती तो मैं इसे सीधा बता देती थी कि इलाज मैं करना नहीं जानती, बस बच्चा उनको मिल जाएगा। मैं उनके शौहर का ब्लड ग्रुप ले लेती और उस ब्लड ग्रुप का बच्चा 9 माह बाद उस औरत को थमा देती। मैंने आयशा का इलाज इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा ढंडोरा पीट देगी और मुझे बदनाम कर देगी। आयशा एकदम रोने लगी। वो बोली, फरत तुम्हारे अंदर ये डर भी मेरे बुरे रवैये ने ही डाला था। अगर मैं शादी के शुरू के दिनों में तुमसे ना लड़ती झगड़ती तो तुम मुझसे इस कदर खौफजदा ना होती, तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ कर ही देती।
और आज मैं यहाँ तलाक लेकर ना बैठी होती। मगर आज मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस काम में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। तुमने जो काम शुरू किया है ये नेकी वाला है। इस तरह बेयारो मददगार बच्चों को वालिदैन मिल जाते हैं और औरतों के घर उजड़ने से बच जाते हैं। फरत और आयशा एक दूसरे के गले लगे रोने लगी। मेरी आंख में भी आंसू आ गए। मुझे अपनी प्यारी बीवी पर फख्र होने लगा था। अल्लाह पाक हर किसी मर्द को फरत जैसी बीवी दे और मुझे हदायत दे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बीवी ने ठीक किया है या नहीं।